भारतीय इतिहास, जिसमें हमें अनेक राजा, महाराजा और बादशाह देखने को मिलते हैं। किसी ने अपनी कूटनीति से अपना राज्य विस्तार किया, तो कोई अपने सटीक राजनीति के लिए मशहूर थे, तो कई राजाओं ने अपनी बहादुरी से अपने राज्य को फैलाया। और आज जिस सम्राट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उन्होंने इन सारी बातों से तो अपना राज्य विस्तार किया ही, पर जब इन्होंने हथियार त्याग कर धर्म का रास्ता चुना, तो दुनिया पे राज करने वाले सम्राट बन गए। साथ ही में इन्होंने इनके काल में भारत को इतना प्रगत किया कि सारी दुनिया के लिए भारत मिसाल बन गया। इनका राज्य करने का तरीका सारे राजाओं से बहुत ज्यादा अलग था और वो महानता की सारी हदों को पार कर चक्रवर्ती सम्राट बन गए। इनका नाम अशोक था, पर इनके कार्यों ने इन्हें इतना महान बना दिया कि आज सबको इनके नाम से आगे महान लगाना पड़ता है। तो इस वीडियो में महान सम्राट अशोक की राजा बनने की कहानी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं हूं पवन और सही जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। 302 ईसा पूर्व में मगध। ये वो वक्त था जब यहाँ पे राज कर रहे थे बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी और मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे। एक दिन एक ज्योतिषी एक लड़की के लिए भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा एक सम्राट बनेगा जो महान कहलाएगा। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सुभद्रांगी होती है, जो आगे चलकर कहलाई रानी धर्मा। इस भविष्यवाणी की खबर जब राजा बिंदुसार तक पहुंचती है, तब वो उस लड़की को यानी सुभद्रांगी को अपनी रानी बना लेता है। पर सुभद्रांगी क्षत्रिय नहीं थी, इसलिए उसके साथ सामान्य वागणूक की जाती है और उसे रानी की तरह नहीं माना जाता। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सन 304 ईसा पूर्व में सुभद्रांगी और राजा बिंदुसार को एक पुत्र होता है जिसका नाम अशोक रखा जाता है, जो आगे चलकर कहलाए महान सम्राट अशोक। पर जब बिंदुसार को पता चलता है कि उसे एक पुत्र हुआ है, तब वो उसे देखने राजमहल जाते हैं। पर जब वो अशोक को देखते हैं, तब उन्हें उसका रूप कुछ रास नहीं आता। इसकी वजह अशोक दिखने में सामान्य था और उसकी त्वचा काफी रूखी थी, इसलिए वो उसे कुछ खास प्रेम नहीं दिखाता। और साथ ही में उसके अन्य पुत्र भी थे जो अशोक से भी ज्यादा सुंदर थे। इस वजह से अशोक को पिता का प्रेम नहीं मिलता। समय के साथ अशोक जब बड़े हुए, तो उन्हें उनके अन्य भाई, जिसमें सुशिम और अन्य 99 भाई शामिल थे, उनके साथ शिक्षा दी जाती है। अशोक बचपन से ही होशियार और युद्ध कला में माहिर थे। साथ ही में उनके मन में हिंसा समय के साथ बढ़ रही थी, क्योंकि बिंदुसार का व्यवहार उनके प्रति अलग था और बिंदुसार किसी भी हाल में अशोक को राजा बनने देना नहीं चाहता था। फिर एक दिन सभी भाइयों की परीक्षा लेनी तय हुई। उस परीक्षा में सभी राजपुत्रों को अपनी कला तथा पराक्रम का प्रदर्शन करना था और उसके बाद जो राजा का एक ज्योतिषी होगा, वो भविष्यवाणी करेगा कि अगला राजा कौन बनेगा। ऐसे ही वो दिन आ जाता है और सभी राजपुत्र राजमहल के लिए निकल जाते हैं। अशोक भी राजमहल के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें बीच में एक व्यक्ति मिलता है जो कि हाथी से राजमहल में जा रहा होता है। उसका नाम होता है राधेगुप्त। राधेगुप्त अशोक से कहता है कि कहाँ जा रहे हो अशोक? मैं राजमहल जा रहा हूँ श्रीमान, अशोक उत्तर देता है। फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं भी वही जा रहा हूँ, ऐसा राधेगुप्त अशोक से कहता है। अशोक भी राधेगुप्त की बात में हामी भरकर उसके साथ राजमहल के लिए निकल जाता है। फिर जब दोनों राजमहल पहुंचते हैं, तब वहां पर सभी तरह की तैयारी की जाती है और सभी राजपुत्रों को बैठने के लिए आसन दिया जाता है। पर अशोक किसी भी आसन में न बैठकर जमीन पर बैठता है। उसके बाद सभी भाई अपनी कला व युद्ध पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। उसमें अशोक भी शामिल होते हैं, वो भी अपना पराक्रम दिखाते हैं और वो सभी राजमहल में स्थित लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर राजा बिंदुसार अपने ज्योतिषी, जिसका नाम होता है पिंगलवत्स, उसको कहता है कि अब आप बताइए कि आगे चलकर कौन सम्राट बनेगा। पिंगलवत्स को पता चल गया था कि अशोक ही सम्राट बनेगा, पर वो बिंदुसार के सामने नहीं बता सकता था क्योंकि अशोक बिंदुसार का प्रिय नहीं था। इसलिए वो कहता है, जिसका आसन सबसे श्रेष्ठ होगा, जिसकी सवारी सबसे अच्छी होगी, जिसका वर्तन सबसे अच्छा होगा, जिसका खान पान सबसे अच्छा होगा, वही अगला सम्राट बनेगा। ये सुनकर सब लोगों को और खुद राजा बिंदुसार को भी समझ जाता है कि अगला सम्राट अशोक ही बनेगा, पर वो ये बात नहीं होने देना चाहता और अपने प्रयास में लग जाता है कि अशोक किसी भी तरह सम्राट नहीं बने। फिर जब अशोक
वहां से होकर अपनी माँ रानी धर्मा से मिलने जाते हैं। तब वो अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, महात्मा पिंगलवस ने भविष्यवाणी की है और उस भविष्यवाणी से साफ संकेत मिल रहा है कि मैं ही मगध का अगला सम्राट बनूंगा। अशोक की बातों से साफ नजर आ रहा था कि अशोक खुद को अगला सम्राट मान चुका है, पर इस बात के लिए उसका पिता और मगध का राजा उसके सामने उसके विरोध में खड़ा था। इन सारी बातों के बीच एक घटना तक्षशिला में घटित होती है और वहां विद्रोह पनप उठता है। पर यह विद्रोह सिर्फ विद्रोह नहीं था, बल्कि एक परीक्षा होती है अशोक के लिए। और बिंदुसार अशोक से कहते हैं कि तुम इस विद्रोह को मिटाने जाओगे, और अशोक एक सेना के साथ तक्षशिला के लिए रवाना होता है। पर इस कार्य के लिए अशोक को सेना तो दी जाती है, मगर उसे शस्त्र नहीं दिए जाते। फिर जब सेना अशोक को पूछती है कि हमारे पास शस्त्र नहीं है, उस पर अशोक सेना से कहता है, हमारे पास शस्त्र नहीं है, मगर अगर मैं बिंदुसार पुत्र अशोक सच्चा योद्धा हूं तो इस पाताल से भी हमें शस्त्र मिलेंगे। यह कहकर अशोक अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हैं। पर अब सच में उन्हें पाताल से हथियार मिले या नहीं, इस बात का प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। मगर अशोक वदान पुस्तक के अनुसार सच में धरती फटी और अशोक और उसकी सेना को हथियार मिले, ऐसा बताया गया है। पर इस बात में आगे अशोक वदान में ऐसा भी बताया गया है कि जैसे ही तक्षशिला में अशोक पहुंचे, वहां के लोगों ने उनका स्वागत फूल डालकर किया और बिना कोई लड़ाई लड़े ये विद्रोह खत्म हो गया। और अशोक की बहादुरी देखकर उन्हें उज्जैन का वाइसरॉय बना दिया गया और अशोक उज्जैन चले गए, जिस वजह से अब सुशीम को राजा बनाने के बीच में कोई नहीं था और बिना कोई विरोध के सुशीम को राजा बनाया जा सकता था। पर समय को कुछ अलग ही मंजूर था और फिर से वही घटना घटित होती है और दोबारा तक्षशिला में विद्रोह पनप उठता है। इस बार वहां विद्रोह दूर करने के लिए बिंदुसार के बड़े पुत्र सुशीम को भेजा जाता है, जो तक्षशिला चला जाता है और विद्रोह दूर करने की कोशिश करने लगता है, पर यह विद्रोह खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसी बीच बिंदुसार की तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। बिंदुसार चाहता था कि जल्दी सुशीम का राज्याभिषेक कर उसे सम्राट बना दिया जाए, मगर जो मंत्रिमंडल था वो उसके पक्ष में नहीं था और सभी मंत्रियों में एक मंत्री था राधेगुप्त, जो कि अशोक का बहुत बड़ा प्रशंसक था और वो मानते थे कि मगध का अगला सम्राट अशोक ही होना चाहिए। फिर बिंदुसार ने राधेगुप्त को हुक्म दिया कि जल्द ही सुशीम को तक्षशिला से वापस बुलाकर उसका राज्याभिषेक किया जाए और अशोक को उज्जैन से तक्षशिला विद्रोह संभालने हेतु भेजा जाए। मगर राधेगुप्त नहीं चाहता था कि सुशीम सम्राट बने, इसलिए उसने जानबूझकर बुलावा देरी से भेजा और राधेगुप्त ने जल्दी से अशोक को पाटलिपुत्र में बुला लिया। बिंदुसार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब ही हो रही थी, तो उसने राधेगुप्त को फिर से बुलाया और पूछा कि सुशीम वापस आ गया क्या। उस पर राधेगुप्त ने अशोक को बुलाकर कहा कि सुशीम काफी दूर है और आप अभी अशोक का राज्याभिषेक कर दीजिए। मगर बिंदुसार इस बात से साफ इनकार करता है। अशोक वदान पुस्तक के अनुसार जब अशोक ने देखा कि राजा बिंदुसार इनकार कर रहा है, तब उन्होंने खुद अपना राज्याभिषेक कर खुद को मगध का राजा घोषित कर लिया और 273 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार का मृत्यु हो गया। इस वक्त अभी मगध के सम्राट अशोक थे, पर उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी, जो कोई और नहीं, उनका खुद का भाई सुशीम था। वो सम्राट तो बन गए थे, पर जब ये बात सुशीम को पता चली तब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसने समझा कि अशोक ने मगध पर कब्जा कर लिया, जो सही भी था, और वो जानता था कि बिंदुसार खुद तो अशोक को सम्राट नहीं बनाएंगे, इसलिए वो नगर की घेराबंदी करने लगा। उस वक्त नगर को 4 द्वार मौजूद थे और सुशीम नगर को घेर चुका था। अशोक, राधेगुप्त और उसकी सेना युद्ध की नीति रच रहे थे। तभी राधेगुप्त कहते हैं कि अशोक, तुम नगर के पूर्वी द्वार पर रहना और पश्चिम द्वार पर मैं खुद रहूंगा। सभी लोग अशोक सहित युद्ध की कल्पना कर रहे थे, पर राधेगुप्त के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो कहते हैं कि अशोक, सुशीम तुम्हारे द्वार पर ही हमला करेगा, तब हम बिना युद्ध बढ़ाए उसे मार सकते हैं। इस पर अशोक पूछता है कि कैसे। तब राधेगुप्त जवाब देते हैं कि हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर आग लगाकर रख देंगे और उस गड्ढे को ढक देंगे। जब सुशीम द्वार पर आएगा तब वो खुद ही गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। सभी को यह योजना उत्तम लगी, पर एक सवाल भी मन में उठा कि सुशीम उसी द्वार पे हमला क्यों करेगा जिस द्वार पर अशोक है। जब यह सवाल राधेगुप्त के सामने रखा गया, उस पर वो बोले, ये मैं खुद देख लूंगा।
फिर राधे गुप्त नगर के बाहर जाकर जोर से कहते हैं कि सुशीम, तुम्हें हमें मारकर राज्य नहीं मिलेगा। राज्य पाने के लिए तुम्हें अशोक को मारना होगा जो पूर्वी द्वार पर है। और कुछ ऐसा ही होता है और सुशीम पूर्वी द्वार से ही हमला करता है और राधे गुप्त की चालाकी से वो गड्ढे में गिरकर मर जाता है और अशोक इस समस्या से निजात पा लेते हैं। फिर इसके बाद सन 272 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है और वो बन जाते हैं मगध के तीसरे मौर्य सम्राट। पर क्या अशोक का जीवन युद्ध और हिंसा से ही भरा हुआ है? क्या अशोक वैसे ही है जैसे इस वीडियो में या मेरी कहानी में आपको लग रहे हैं? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अशोक अपने जीवन में युद्ध के लिए या फिर किसी हिंसा के लिए नहीं जाने जाते। वो जाने जाते हैं प्रजा हित कार्य के लिए, वो जाने जाते हैं धम्म के काम के लिए, वो जाने जाते हैं बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए, वो जाने जाते हैं अपनी मित्रता के लिए। और ये सारे कार्य और कैसे बना मगध का अशोक धम्मा अशोक, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए।